हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान। और कक्षा 9 के विज्ञान में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम इस 9वें चैप्टर को अर्थात 9वें अध्याय को, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है, एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे। यानी ये एक वन शॉट लेक्चर है, वन शॉट वीडियो है। इसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। बस आपको सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, बिल्कुल ध्यान से। लिखना कुछ नहीं है। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स और 9th क्लास के पूरे पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक चीज़ को। जहां आपको आवश्यकता पड़ती है वहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जहां आपको लगता है कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वीडियो को पॉज करके लिखना चाहते हो तो पॉज करके लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। पर सबसे मेन बात यह है कि आपको सारे लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अध्याय नंबर 9 है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का क्या मतलब है। तो इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एक वैज्ञानिक का नाम, जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूटन की कहानी आपने बचपन में भी पढ़ी है कि उनके सिर के ऊपर क्या गिरा था, पेड़ से टूटकर एक सेब गिरा था, जिससे उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस आकर्षण बल को ही उन्होंने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल। पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो केवल पृथ्वी द्वारा आरोपित नहीं किया जाता। पृथ्वी के अलावा भी जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वे सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे जितने बल से या जिस बल से, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस गुण को, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, उस गुण को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विश्व में, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वे सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच लगने वाले इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इस गुण को आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की क्षमता या गुण, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण का गुण केवल पृथ्वी में ही नहीं पाया जाता, अपितु पृथ्वी के अलावा बहुत सारे जितने भी पिंड इस दुनिया में है, ब्रह्मांड में है, विश्व में है, वे सभी एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल आरोपित करते हैं। यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चाहे वे पिंड पृथ्वी के ऊपर उपस्थित हो, यदि आपने पृथ्वी पर भी एक पिंड यहां रख दिया और एक पिंड यहां रख दिया, तो ये दोनों पिंड एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, पक्की बात है बिल्कुल। भले ही वो आकर्षण बल पृथ्वी द्वारा इन दोनों पिंडों को खींचे जाने वाले आकर्षण बल की तुलना में बहुत कम हो। मतलब आपने पृथ्वी की सतह पर इन दोनों पिंडों को रख रखा है, दोनों वस्तुओं को, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही होंगी। मान लो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F1 और F2 है। मान लो ये वस्तु इसके ऊपर F1 आकर्षण बल लगा रही है और ये वाली इसके ऊपर F2। या फिर ऐसा कह दो कि इनमें आकर्षण बल जो लग रहा है दोनों में वो F है, पर इस वस्तु को भी पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ और इस वस्तु को भी पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। पृथ्वी जो इनके ऊपर आकर्षण बल लगा रही है, मान लो वो आकर्षण बल F डैश है, F डैश। यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है ना, तो दोनों वस्तुएं समान बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और उस बल को हमने F कह दिया। पर पृथ्वी इन दोनों वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है F1 बल से। तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि F डैश यानी पृथ्वी जितने बल से इन्हें अपनी तरफ खींच रही है वो बहुत ज्यादा हो, किसके मुकाबले, F के, उस बल के
जिस बल से ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ज्यादा होगा। इसीलिए मान लो मेरे पास दो वस्तुएं हैं, मैंने दोनों वस्तुएं रख दी हुई हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी तो एक दूसरे की तरफ खींचती हुई चली जाएंगी और टक्कर मारेंगी एक दूसरे में। पर ये एक दूसरे की तरफ गतिशील नहीं है और ना ही एक दूसरे में टकरा रही हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि सर जब दो बॉल हमने पास पास रख दी, उनके बीच आकर्षण बल लग रहा होगा आपके अनुसार और न्यूटन के अनुसार, तो दोनों बॉल एक दूसरे के पास आकर टकराती क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं टकराती हैं कि आकर्षण बल तो लगता है इन दोनों के बीच, पर जो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से दोनों बॉल को अपनी तरफ खींच रही है ना, वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा है इन दोनों बॉल के बीच में लगने वाले आकर्षण बलों के मुकाबले, जिसकी वजह से वो बल ज्यादा हावी होता है इस बल के मुकाबले। इसलिए वस्तुएं पृथ्वी पर पास पास रखी रहती हैं। यदि पृथ्वी से बहुत दूर ले जाके इन वस्तुओं को रखा जाए तो ये वस्तुएं, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन वस्तुओं के ऊपर कार्य ना करे, यदि वहां आपने इन दोनों बॉल को ले जाके रख दिया ना, तो ये दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर टक्कर मारेंगी। बिल्कुल पक्की बात है, 100%। मतलब कहने की बात यह है कि इस न्यूटन ने जो बताया था कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सारी वस्तुएं, वे सारे पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वो आकर्षण बल जिससे वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, या गुरुत्वाकर्षण बल भी आप कह सकते हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहो या गुरुत्वाकर्षण बल कहो। अब देखो बेटे, अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है, आपको पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, सुनो ध्यान से। न्यूटन ने कहा कि मान लो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। वस्तु कह दो या पिंड कह दो, ठीक है। दोनों वस्तुओं में पहली वस्तु का द्रव्यमान यदि m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों वस्तुओं के या दोनों पिंडों के बीच की दूरी, मतलब दूरी हमें इसके केंद्र से इसके केंद्र तक नापनी है, ध्यान रखना। वो दूरी मान लो d है, कुछ बुक्स में लिखी हुई है इस दूरी को r भी लिख रखा है कुछ किताबों में। तो इन दोनों पिंडों के बीच एक जो आकर्षण बल कार्य करेगा F, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F, वो दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। और दूसरा, वो गुरुत्वाकर्षण बल F व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दो बातों के ऊपर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल। यदि हमारे पास दो पिंड हैं इस ब्रह्मांड में या विश्व में या संसार में, उनमें से पहले पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है? d। तो इन दोनों पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेगा, वो आकर्षण बल दो बातों के ऊपर निर्भर करेगा। पहली बात तो ये होगी कि आकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और दूसरा आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है। अब इस बात को स्टार्टिंग से हम कैसे लिख कर आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार। पहले तो इसे चित्र को बना लेंगे हम। एक पिंड इधर बना लिया, एक पिंड इधर बना लिया, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी d है। ठीक है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दो कारकों पर निर्भर करता है, दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर एक, पहला क्या है कारक? पिंडों के द्रव्यमानों यानी m1 व m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। पिंडों के द्रव्यमानों का जो द्रव्यमान है m1 m2, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं समानुपाती को। यानी F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2। ये तो हुई हमारी समीकरण नंबर 1, या पहला संबंध हुआ। दूसरा कारक है पिंडों के बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये F व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर।
या F अनुक्रमानुपाती 1/d², बीच की दूरी है d। ये हुई हमारा दूसरा संबंध। अब दोनों संबंधों को जब एक साथ आप रखोगे तो F के सामने तो है m1 m2 और F के सामने के अपॉन में है d²। तो हमने एक व दो को मिलाने पर, संबंध एक व दो को इकट्ठा लिखोगे तो सामने तो इसके m1 m2 आएगा और अपॉन में आएगा d²। ठीक है, देखो जरा ध्यान से ये। तो हमने दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या आया, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d²। यही तो आया, F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d²। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाकर हम बराबर का निशान लगाते हैं, इस निशान को हटा के जब इस निशान को लगाते हैं तो हमें एक नियतांक, एक स्थिरांक या एक कांस्टेंट लगाना होता है। न्यूटन ने जो यहाँ कांस्टेंट लगाया था वो लगाया था कैपिटल G। बाकी जो का तो है m1 m2 अपॉन d²। की जगह आप r² भी यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, दोनों पिंडों के बीच की दूरी को आप d नहीं मानते तो r मान सकते हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया G = m1 m2 अपॉन d²। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है आपको। देखो बेटे, यहां इस फार्मूले में आपको जो बताया गया F = G m1 m2 अपॉन d², इस फार्मूले में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो G है ना, G, ये जो G है इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या फिर आप इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कह सकते हो। और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मतलब ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में इसका मान हर एक पिंड के लिए एक जैसा है। कैपिटल G का मान पूरी दुनिया में एक जैसा है, इसीलिए इसे कहते हैं सार्वत्रिक, यानी हर जगह एक जैसा ही मान होगा इसका। कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन का बल का नियम। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो पता चल गया आपको, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो आप बताओगे कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है पिंडों के द्रव्यमानों m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये संबंध आया। दूसरा है पिंडों के बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह संबंध आया। फिर हमने क्या करा, इन दोनों संबंधों को मिला दिया। मिलाने पर आया F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन d²। हमने अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगा दिया, जिसके साथ हमने एक कांस्टेंट लगाया कैपिटल G। हमारा फार्मूला बन गया F = G m1 m2 अपॉन d², या आप इसे F = G m1 m2 अपॉन r² भी कह सकते हो। यहाँ बताया गया कि G क्या है, एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा रहता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखना है। अब हम एक बात करेंगे कि मान लो आपको फार्मूला पता है, ये एक पॉइंट है जिसे हम नोट भी कह सकते हैं, नोट, ये एक बढ़िया सा पॉइंट है। देखो फार्मूला हमें पता चल गया, F = G m1 m2 अपॉन d²। आपको पता है F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है दो पिंडों के बीच में लगने वाला। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। और d क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। जब दो पिंडों के बीच की दूरी आपको निकालनी है तो सिर्फ ध्यान ये रखना है कि पहले पिंड का केंद्र और दूसरे पिंड का केंद्र, ये केंद्र से केंद्र तक की दूरी होती है जिसे हमने d मान रखा है, और कुछ लेखकों ने इसे r भी मान रखा है। आप d मान लो या r मान लो या s मान लो, एक ही बात है। सेंटर से केंद्र तक की दूरी नापनी है आपको इसमें। अब हमें इस फार्मूले का पता चल गया कि हाँ F = G m1 m2 अपॉन d² है। यदि मैं आपको कहूं कि पहला पिंड जो है हमारा, उसका द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान यानी m1 और m2 दोनों 1 किलोग्राम के पिंड हैं। मान लो ये वाला पिंड भी हमारा 1 किलोग्राम का है और ये वाला पिंड भी 1 किलोग्राम का है।
और दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है ना, ये भी मान लो 1 मीटर है। ठीक है, तो हमने कहा कि बीच की दूरी भी 1 मीटर है। तो यदि आप यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 का स्क्वायर रखोगे, तो इस पूरे की वैल्यू इसकी, इसकी और इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? G के हो जाएगा ना। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा G के, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा बताओ, आप क्या होगी, तो आपको बताना है कि जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले या एकांक द्रव्यमान वाले, आप एकांक द्रव्यमान भी कह सकते हो, जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा जाता है? 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे ही हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, या दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि कोई परिभाषा पूछता है ना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, तो आपको ये फार्मूला लिखो यहाँ, और इसमें बताओ कि आपने M1 और M2 दोनों को 1 किलोग्राम मान लिया और बीच की दूरी 1 मीटर मान ली, तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो F इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? G के। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनाएंगे हम? परिभाषा आएगी तो ये लिखना है, देखो हमें लिखना है, अतः यदि 1 किलोग्राम वाले दो पिंडों को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले भी लिख सकते हो आप, दो पिंडों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, उनके बीच जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वही होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब देखो यहाँ एक चीज है बेटे, एक नोट है बहुत बढ़िया, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि नोट और ब्लॉक को हमेशा ध्यान रखा करो। नोट और ब्लॉक में जो जो चीजें मैं आपको लिखाता हूँ वे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए। देखो यहाँ नोट है, एक नोट में लिखा हुआ है एक वैज्ञानिक का नाम हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके कैपिटल जी का वर्तमान मान यानी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 ज्ञात किया था। यह ध्यान रखना है आपको, आपको पता होना चाहिए कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। और ये वैल्यू किसने बताई थी? हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट करी थी। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, अब जैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी की बुक में हमारे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो हमने नीचे लिख दिया कर चुके हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है कर चुके हैं, कभी यही लिख के आ जाओ। अभी हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्धांत पढ़ा है ना न्यूटन का। क्या बताया था उसने? न्यूटन ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में यदि आपके पास कोई दो पिंड हैं तो वे दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नियम के अनुसार न्यूटन ने बताया था कि वो जो गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के बीच में लगता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल दो कारकों के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हमने F कहा, वो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। और फिर बताया उन्होंने कि वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। फिर उन्होंने क्या काम करा? इस प्रपोजनल के यानी अनुक्रमानुपाती के निशान को हटा के बराबर का निशान लगा दिया, जिसके साथ उन्होंने एक कांस्टेंट लगाया G, और बाकी फार्मूला जो का तो है d²। तो ये लिख कर आना है आपको, अभी कराया तो है इसलिए तो यहाँ लिखा है कर चुके हैं। एग्जाम में आपको ये उत्तर नहीं लिखना कर चुके हैं, एग्जाम में वो पूरा नियम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का हमारा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी
किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यदि आपके पास कोई वस्तु है वो पृथ्वी के ऊपर रखी है, तो उस वस्तु के ऊपर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो ये तो हमारी पृथ्वी है और ये इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी ना, ये केंद्र है और पृथ्वी की त्रिज्या हमने आर मान ली, इस वस्तु की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया, और जी तो सबके लिए एक जैसा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ये तो पृथ्वी कितने बल से इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी तो कांस्टेंट है, m पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल M का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप कहोगे कि सर स्मॉल r क्यों छोड़ दिया आपने, क्योंकि वस्तु की त्रिज्या बहुत छोटी है। किससे बहुत छोटी है, पृथ्वी की त्रिज्या से। मतलब ये दूरी तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है, तो छोटी सी दूरी को तो हम छोड़ सकते हैं बड़ी के मुकाबले। यदि मैं आपको कहूं कि आप किसी सामान को लेने गए मार्केट से, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है और वो चीज़ 999 रुपए की है, तो आप 1000 रुपये दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये को आप कुछ नहीं मान के चलोगे। यदि 999 की चीज़ है तो आप समझोगे कि 1000 की है, और यदि 9999 की है तो 10,000 की तो है वो। तो एक की क्या वैल्यू है 9999 के सामने, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि ये फार्मूला जब कार्य करता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के ऊपर रखी है और पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो फार्मूला लगेगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब देखो हमने वस्तु की त्रिज्या नहीं देखी बिल्कुल भी, क्योंकि वस्तु की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत छोटी है, नगण्य आप उसे मान सकते हो। चलो नेक्स्ट, पता चल गया ना ये फार्मूला। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेटे क्वेश्चन जरूर करके बैठना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। ये जो गुरुत्वाकर्षण का हमने सार्वत्रिक नियम पढ़ा है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या उपयोगिता है इसकी। यह नियम हमारे चारों ओर होने वाली निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है। नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। भाई हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि पृथ्वी हमें आकर्षित कर रही है अपने केंद्र की ओर। यदि यह हमारी पृथ्वी है ना, तो हम पृथ्वी पर यदि यहाँ अपने आप को मान रहे हैं कि हम यहाँ हैं इसलिए हम गिर नहीं रहे हैं, तो जो देश यहाँ है ना नीचे की तरफ, उसके आदमी ऐसे खड़े हुए होंगे यहाँ पृथ्वी पे और वे ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हम ही ऊपर हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के केंद्र के को तो हम मानते हैं कि हाँ वो नीचे की तरफ है और आसमान को मानते हैं ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ ही होंगे। पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, आपको पता है, अपने ध्रुवों पर घूम रही है। तो यदि किसी देश के व्यक्ति या लोग इस तरह खड़े हुए हैं तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि ये तो ऊपर है और ये नीचे है। इन्हें ऐसा लगेगा ये नीचे है और ये ऊपर आसमान है, ये पृथ्वी नीचे है और ये ऊपर आसमान है, और इधर जो लोग हैं उन्हें भी लगेगा कि हम ही ऊपर हैं भाई, ये नीचे लगेगा और ये ऊपर लगेगा। मतलब कहने की बात यह है कि आप पृथ्वी पर चाहे किसी भी कोण पे हो, पर आपको हमेशा लगेगा कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ तो है, इसे तो हम नीचा कहेंगे, और ऊपर आसमान को कहेंगे ऊंचा, भले ही हम यहाँ हों, ठीक है। अभी आप यदि इमेजिन करो कि यदि ये पृथ्वी है और हम यहाँ खड़े होकर पढ़ रहे या बैठ के पढ़ रहे, तो हमें तो नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना बच्चे। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी चारों तरफ से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि हम तो ऊपर हैं, जो नीचे होंगे, गोल है पृथ्वी, जो नीचे होंगे उनका क्या हो रहा होगा।
उनका क्या हो रहा होगा? तो किसी का कुछ नहीं हो रहा है, सबको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अब आपको पता है पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता है इस तरीके से। तो चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर इसलिए लगाता है क्योंकि पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच के रखती है। एक गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के ऊपर भी कार्य करता है, और चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे चंद्रमा एक पत्थर है और वो गुरुत्वाकर्षण बल एक धागा है या कोई डोर है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि पत्थर के ऊपर में धागा या डोर बांध लेते हैं और उसे घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं। तो जब हमने पत्थर में धागा बांध के या एक रस्सी बांध के या डोरी बांध के ऐसे घुमा दिया, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पृथ्वी चांद को घुमाती है अपने ऊपर। और आप कहोगे कि सर जब चांद और पृथ्वी के बीच में कुछ है इस तरह डोरी जैसी चीज, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? वो डोरी जैसी चीज अदृश्य है, वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है। वहां डोरी का काम कौन करता है, रस्सी का काम कौन करता है, धागे का काम कौन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो हमारा सूर्य जो है उसके चारों तरफ भी तो ग्रह हैं। पहले वैज्ञानिकों का मानना था 9 ग्रह थे, अब तो 8 मान रहे वैज्ञानिक। ठीक है, आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, इतिहास भूगोल में पढ़ा होगा कि पहले 9 ग्रह थे, अब 8 क्यों हैं। ठीक है, खैर इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे अभी। अभी तो सिर्फ इतनी बात करेंगे कि सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह फिलहाल हैं वे चारों तरफ भी तो सूर्य के घूम रहे हैं, तो उन्हें चारों तरफ घुमाने के लिए भी तो किसी ना किसी आकर्षण बल की आवश्यकता है। तो सूर्य पृथ्वी सहित 8 ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है जिसकी वजह से ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो यह भी गुरुत्वाकर्षण का ही कमाल है। नंबर 4, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा। भाई समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। आपको पता है कि मान लो ये समुद्र है, यहाँ एक समुद्र है और पृथ्वी के ऊपर समुद्र है और यहाँ चंद्रमा है, ठीक है, और कभी कभी सूरज भी आएगा। तो चंद्रमा या सूरज जो भी है वो समुद्र के पानी के ऊपर आकर्षण बल लगाता है। लगाता तो है पूरी पृथ्वी के ऊपर ही, पर पानी थोड़ा हल्का है ना पृथ्वी के मुकाबले, तो पानी के ऊपर उसका असर ज्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी सूरज की तरफ या चंद्रमा की तरफ ऊपर की तरफ उठता है। एकदम बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ज्वार भाटा तो समझते हो आप, लहरें जब बहुत ऊपर उठेंगी तो ज्वार है, नीचे जाएंगी तो भाटा है। ठीक है, तो ज्वार भाटा जो है वो उसका कारण क्या है, उसका कारण है चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो समुद्र के पानी के ऊपर कार्य करता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठ जाता है। और समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठेगा तो समुद्र में जब भी तो बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी। समझ में आ रही ना बात? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होना भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है, समुद्र में ज्वार भाटा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके उपयोग या इससे प्रभावित होने वाली घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी दैनिक जीवन में। गुरुत्वाकर्षण वास्तविकता में बहुत प्रभावित करने वाला कारक है इस पूरे ब्रह्मांड को। अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। देखो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अब समझ में आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल एक ही चीज है, पर पृथ्वी के सापेक्ष या पृथ्वी के रेस्पेक्ट में जब हम इस बल को कहते हैं तो इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। मतलब गुरुत्वीय बल कह दो या गुरुत्व बल कह दो या गुरुत्वाकर्षण बल कह दो, गुरुत्वाकर्षण बल तो पूरे ब्रह्मांड के पिंडों के लिए बोले जाने वाला एक टर्म है। वो टर्म या वो शब्द जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल है उसे तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण बल में तो हम कहेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस संसार में जितने भी पिंड हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
और उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो बात हुई पूरे ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए, पर हमारी पृथ्वी तो सबसे अलग है ना। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल। बस इतना समझो कि पृथ्वी द्वारा विभिन्न वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला जो बल है उसे कहते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल। पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को एक अलग टर्म, अलग नाम दिया गया, और वो नाम है गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुरुत्व बल भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका उपयोग केवल पृथ्वी के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। कुछ बच्चे इसे गुरुत्वीय जनित त्वरण भी कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यह है कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, यही समझा देता हूं इसी चित्र में। ये पृथ्वी है और आपने यहाँ जो है बहुत ऊपर से एक किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? टपकाना, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। आपने पृथ्वी की तरफ उसे ऐसे बल लगा के फेंका नहीं है, आपने उसे ड्रॉप करा यानी टपकाया यानी छोड़ दिया। तो वो जो भी पिंड है, मान लो उसका द्रव्यमान m है, वो पृथ्वी की तरफ गिरेगा और पृथ्वी उसे खींच रही है गुरुत्वीय बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से। तो वो पृथ्वी की तरफ गिरते हुए क्या होगा? उसका वेग बढ़ेगा, लगातार लगातार उसका क्या बढ़ेगा? वेग। और उसका वेग हर एक सेकंड में जितना बढ़ जाता है ना, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जनित त्वरण, और स्मॉल जी से उसे प्रदर्शित करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, ध्यान से सुनो। यदि आपने किसी भी वस्तु को पृथ्वी की तरफ टपका दिया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो वस्तु पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ेगी, और पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते बढ़ते जितना वो बढ़ रही पृथ्वी की तरफ, उसका वेग उतना ही बढ़ेगा। उसका वेग हर एक सेकंड में जितना बढ़ता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जनित त्वरण। त्वरण का मतलब तो समझते हो, वेग परिवर्तन की दर। यदि किसी वस्तु का वेग एक सेकंड में जितना बढ़ जाता है ना, उसे कहते हैं त्वरण, और किसी वस्तु का वेग एक सेकंड में जितना घट जाता है उसे कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन। और त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन से ही वो स्कूटर मोटरसाइकिल में लगा होता है एक्सीलरेटर, उसका नाम होता है एक्सीलरेटर, और उसे हम जल्दी में बोल देते हैं एक्सीलेटर। एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलरेटर यानी त्वरक, जो वेग को बढ़ाने वाला हो। आपने रेस दी, ऐसे आपने इसे घुमाया, तो आपने अपने वाहन का वेग ही तो बढ़ाया, और वेग बढ़ने को हम क्या कहते हैं? त्वरण। एक त्वरण पैदा करा आपने वाहन में। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्वतंत्र रूप से एक वस्तु को आपने पृथ्वी की तरफ छोड़ना है, टपकाना है, और वो वस्तु पृथ्वी की तरफ जितना बढ़ेगी उसका वेग भी बढ़ेगा। उसका वेग हर एक सेकंड में जितना बढ़ जाएगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं या गुरुत्वीय जनित त्वरण भी कहते हैं। पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में एकांक समय यानी एक सेकंड में जितनी वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, इस वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के लिए है। ठीक है, पता चल गया गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय जनित त्वरण। अगला टॉपिक है हमारा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो हमने पढ़ा था, जो हमने F = g(m1m2/r² में पढ़ा था। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? ये कैपिटल R। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M। और पृथ्वी के ऊपर जो पिंड रखा हुआ है उसका द्रव्यमान है स्मॉल m। ठीक है, या तो इसके ऊपर रखा हुआ है पिंड या इसके ऊपर से छोड़ के नीचे गिराया गया, एक ही बात है, कुछ भी कह दो आप। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। माना स्मॉल m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु
पृथ्वी के तल पर या तल से कुछ ऊपर स्थित है। क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और त्रिज्या, मतलब वस्तु की ऊंचाई कह दो, वस्तु की ऊंचाई कितनी है, ये यहां से यहां तक, और इसकी त्रिज्या, इन दोनों को मिला दो। वस्तु की ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ के भी जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी होगी कैपिटल आर से। कैपिटल आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले, मतलब पृथ्वी की सतह से इस वस्तु के केंद्र की जो दूरी है ना, उसमें दो चीजें हैं भाई। पृथ्वी की सतह से, यह पृथ्वी की सतह है, और इससे वस्तु के केंद्र की दूरी में दो चीजें हैं। एक तो है कि वो पृथ्वी से कितनी ऊपर है, और दूसरा यह है कि उस वस्तु की त्रिज्या कितनी है। तो ये दोनों चीजें पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले बहुत कम होंगी, बहुत ही कम। यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु की ऊंचाई प्लस वस्तु की त्रिज्या जो है वो बहुत छोटी है पृथ्वी की त्रिज्या से, इसलिए आप इसे छोड़ दो। इसलिए वस्तु व पृथ्वी के बीच की दूरी को आप कैपिटल आर ही मान लो। वैसे हम क्या करते, वैसे हम कहते कि भाई बीच की दूरी जो है ना डी, वो पृथ्वी की त्रिज्या प्लस वस्तु की त्रिज्या जोड़ते, और वस्तु की ऊंचाई भी जोड़ते। पर ये दोनों चीजें आर के मुकाबले बहुत छोटी हैं। आर आर में इनकी वैल्यू जोड़ के कुछ फर्क ही नहीं पड़ने का। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल के आप खुश हो रहे कि आपने समुद्र का तल का लेवल, मतलब उसका तल बढ़ा दिया पानी का। तो समुद्र में एक बाल्टी पानी डालने से पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ लिख रखा है कि वस्तु की ऊंचाई, वो जो वस्तु रख रखी है हमने ऊपर, और उसकी त्रिज्या का जो योग है वो बहुत छोटा है कैपिटल आर से, यानी वस्तु पृथ्वी की त्रिज्या से। इसलिए वस्तु व पृथ्वी के बीच की दूरी को आप कैपिटल आर मान लो। आर प्लस आर मानने की जरूरत नहीं है, आर प्लस एच मानने की जरूरत नहीं है। अतः पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल यदि आप निकाल लोगे तो ये फार्मूला होगा F=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने, क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। F=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले को ध्यान से देखो। इस फार्मूले में लिखा हुआ है F=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। कैपिटल R क्या है? पृथ्वी के केंद्र से वस्तु के केंद्र तक की कुल दूरी। हालांकि हमने यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या ही कैपिटल R माननी है, तो आप इसे कैपिटल R को पृथ्वी की त्रिज्या ही मान लो। अब क्या होगा देखो, ये संबंध जो आया ना हमारे पास, ये है पहला संबंध। हमने लिख रखा है कि ये कौन सा है, पहला संबंध आ गया या पहला समीकरण आ गया F=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F होता है m में। भैया एक तो संबंध ही आया F=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। और हमें पता है F=m में तो पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर्स में। F=m में ए त्वरण था, पर यहाँ त्वरण, जो त्वरण पृथ्वी की तरफ को होता है ना उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ए के जगह हमने जी लिखा। यदि कोई ए लिखता है तो त्वरण है, और जी लिखता है तो गुरुत्वीय त्वरण है। ए का मतलब वस्तु किसी भी दिशा में गति कर सकती है, इधर को गति कर रही, इधर को कर रही, ऊपर को कर रही या नीचे को कर रही। यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है प्रति सेकंड के हिसाब से, समान रूप से वेग बढ़ता जा रहा है, तो वेग परिवर्तन जितना हो रहा है एक सेकंड में उसे ए कहते हैं। और यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से छोड़ दी गई पृथ्वी की तरफ, तो वो पृथ्वी की तरफ जाते हुए उसका भी तो वेग हर एक सेकंड में बढ़ेगा। उसका वेग हर एक सेकंड में बढ़ेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो उस समय वेग परिवर्तन को हम स्मॉल जी से लिखते हैं, गुरुत्व त्वरण। तो F=m में ना लिख के हमने F=mg लिखा, ठीक है। ये F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू। जब इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो इनकी राइट साइड भी तो बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से जब हम चलेंगे तो हमने इनकी राइट साइड बराबर कर दी। देखो mg को बराबर लिख दिया G_m_m अपॉन आर स्क्वायर के। देखो लेफ्ट साइड में ये भी F है, ये भी F है। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। तो हमने लिख दिया mg=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। mg=G_m_m अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m काट दिया, ये आ गया G=Gm अपॉन आर स्क्वायर। ये संबंध एग्जाम में निकालने के लिए आता है भाई, G=Gm अपॉन आर स्क्वायर। या फिर आप जो बोल सकते हो स्मॉल g कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। सारी चीजें बताए। G का मतलब है गुरुत्व त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल R है पृथ्वी की त्रिज्या।
ये संबंध होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। ये निकालने के लिए एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्मॉल जी के मान का परिकलन। स्मॉल जी के मान को कैसे कैलकुलेट किया गया। ठीक है, गुरुत्व त्वरण के मान को कैसे कैलकुलेट किया गया। हमें पता चल गया कि ये फार्मूला हमने निकाल दिया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू निकालना था। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.7 गुणा 10 की घात -11। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। यदि कोई पूछता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का वजन कितना है, तो आपको बताना है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम की है पृथ्वी। यानी 6 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 6 के आगे लगेंगे कितने जीरो, 24। 6 के आगे 24 जीरो लगेंगे। अब गिनते रहना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब गिनते रहना। अब आप सीधी बात है, पृथ्वी का वजन है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। 6 के आगे 24 जीरो लगा दो, इतने किलोग्राम की हमारी धरती है। आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। और स्क्वायर है तो हमने पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर इसका कर दिया। कैलकुलेट जब आप इसे करोगे ना तो हमारी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप याद रख लो, इसे कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको सिखा रखा है स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस इतना करना है आपको। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट। जहां जहां आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए वहां ले लिया करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब हमारा टॉपिक है मुक्त पतन के प्रभाव में वस्तुओं की गति। मुक्त पतन कहते हैं फ्री फॉलिंग को। जैसे मान लो कोई वस्तु है और हमने इसे छोड़ दिया, ऐसे जब हमने इसे यहां से छोड़ दिया तो इसे मुक्त पतन कहते हैं, या स्वतंत्र रूप से गिराना या टपकना। जैसे पेड़ से आम टपका था ना, आम क्या, न्यूटन के सिर पे तो सेब टपका था, तो सेब पका, टूट गया और टपक गया। इसे कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, या फ्री फॉलिंग, या फिर स्वतंत्र रूप से छोड़ना। मान लो हमारे पास ये एक वस्तु थी यहाँ जिसे हमने मुक्त पतन कराया, छोड़ दिया, वहां से टपका दिया। उस वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लो u है और वो t समय बाद पृथ्वी से यहां टकराई जाके, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से यहां टकराई जाके जब उसने चलना शुरू करा था तो उसका प्रारंभिक वेग u था। t समय बाद वो पृथ्वी से टकराई तो टकराते समय उसका वेग था v, अंतिम वेग v था। और यहां से यहां तक की जो उसने दूरी तय करी है, यानी जो इसकी ऊंचाई थी वो s थी। और जब वो नीचे की तरफ चल रही तो उसका वेग तो प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा होगा ना पृथ्वी की तरफ, और वो प्रति सेकंड के हिसाब से जितना वेग बढ़ता है उसे कहते हैं गुरुत्व त्वरण। और गुरुत्व त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। अब देखो हमने ये 3 समीकरणें पढ़ी थी हैं गति के नियम में। पहला पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति की समीकरण। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में a क्या है, त्वरण। और यदि हम ऊपर से किसी को टपका रहे होंगे तो a की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, g। वो त्वरण है और ये गुरुत्व त्वरण है। इसे तो कहीं भी लगा लो, यह समीकरण वहां लगती है जब कोई ऊपर से चीज टपकती है। उसका प्रारंभिक वेग u होता है, t समय बाद अंतिम वेग v हो जाता है, s उसने विस्थापन तय करा और g उसका गुरुत्व जनित त्वरण है। v u g t सारी चीजें पता है आपको। दूसरी समीकरण होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी a के जगह क्या आ जाएगा, g। ये बन जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी a की जगह क्या आ जाएगा, g। हमारी समीकरण बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, 2as, a की जगह g आ गया। देखो 2as की जगह हमने लिखा है 2gs। तो जिस तरह गति की 3 समीकरणें ये हैं ना, इसी तरीके से जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिरती है ना पृथ्वी के तल की तरफ या पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो उसके लिए गति के समीकरण ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। बस उनमें a की जगह हम क्या लिख देते हैं, g लिख देते हैं a के स्थान पर। ध्यान रखोगे।
चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी की बुक में, फिर बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है बस। देखो बेटे, तीसरा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। अब तो आप तो सब कुछ समझते हैं मुक्त पतन से। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है तो वह वस्तु मुक्त पतन में होती है। मतलब आप उसे बल लगा के नीचे की तरफ को नहीं फेंकना है, उसे छोड़ना है सिर्फ। छोड़ोगे तो पृथ्वी तो उसे अपनी तरफ खींच ही रही होगी। और जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गति करती हुई पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करती है ना, या जाती है, तो उसे कहते हैं मुक्त पतन। हमें कोई बाहर से बाह्य बल नहीं लगाना है। चौथा क्वेश्चन है हमारी किताब में, गुरुत्व त्वरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कर चुके हैं, आपको ये उत्तर नहीं लिखना एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको वही लिखना है जो मैंने समझाया, गुरुत्व त्वरण हेडिंग पढ़ाया था ना। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। जब पृथ्वी की ओर छोड़ रहे हैं हम उसे, तो उसके वेग में हर एक सेकंड में होने वाली जो वृद्धि है वो निश्चित होती है, और हर एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को ही हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और स्मॉल एम से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है, द्रव्यमान शब्द आया द्रव्य से, और द्रव्य कहते हैं पदार्थ को। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं बस। द्रव्यमान को मैं पदार्थ मान भी कह सकता हूं कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ उपस्थित है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ध्यान रखना है, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। सीजीएस तो समझते हो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अब द्रव्यमान का ही भाई है एक, जिसकी हमेशा द्रव्यमान से लड़ाई रहती है, और वो है भार। भार को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, और डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं भार को। मान लो आपके पास ये पृथ्वी है और ये है कोई वस्तु, तो पृथ्वी इसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसे ही हम कहते हैं भार, डब्ल्यू। पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना, उस बल को ही हम कहते हैं उस वस्तु का भार। मतलब वस्तु का भार वो बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो ध्यान रखो, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण। देखो ये तो पढ़ाया आपने F इजिकल टू एम में, ये तो पढ़ाया F इजिकल टू एम में। तो F की जगह यदि W लगाओगे ना, तो A की जगह आपको G लगाना पड़ेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखो, F इजिकल टू एम में है तो W इजिकल टू एम जी है, तो ये हो गया W इजिकल टू एम जी। W क्या है? भार, M क्या है? द्रव्यमान, और G क्या है? गुरुत्व त्वरण। ये फार्मूला भार का ध्यान होना चाहिए। और ध्यान ये भी होना चाहिए कि भार का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। भार का मात्रक वही होता है जो बल का मात्रक होता है, क्योंकि भार एक बल ही तो है। ये लिखा हुआ है, भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में अंतर देखते हैं। चलो, एक तरफ तो हमने लिख रखा है द्रव्यमान m, और एक तरफ लिख रखा है भार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार। पहला अंतर, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कम होगी तो उसका द्रव्यमान कम होगा, पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। भार वह बल है
जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। भार तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है, या कह दो भार तो गुरुत्व बल है। नंबर 2, वस्तु का द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता। भाई द्रव्यमान को जी से क्या लेना देना, द्रव्यमान तो वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, तो द्रव्यमान को तो जी से लेना देना नहीं है, पर भार को तो जी से लेना देना है, क्योंकि W इजिकल टू एम जी, तो जी तो आया ना फार्मूले में। वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है, ठीक है, मतलब वस्तु का भार जहां जी का मान ज्यादा होगा ना, वहां वस्तु का भार भी ज्यादा होगा। पृथ्वी पर हर जगह जी का मान एक जैसा नहीं होता। जो हमने वैल्यू बताई है ना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्मॉल जी की, वो वैल्यू एक तरह से उसे औसत मान सकते हो आप, एवरेज, पर पूरी पृथ्वी पर स्मॉल जी की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अगली क्लासेस में पढ़ोगे, अभी तो थोड़ी सी बात बताता हूं। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है, फिर उन्होंने पता लगाया पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कुछ चपटी है इस तरह की, ये केंद्र है पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी को गोल मानते थे, लड्डू जैसी गोल गोल। ठीक है, अब वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी लड्डू जैसी गोल गोल नहीं है, पृथ्वी कुछ ऐसी है जैसी हमारी माताजी रोटी बनाने से पहले आटे का लोई या पेड़ा बनाती है ना, में बिल्कुल गोल तो नहीं होता, थोड़ा सा तो दबा दबा हुआ होता है, वो ऐसी है पृथ्वी। तो जी का मान उन्होंने बताया कि भाई एक तो जी का मान यहाँ तो ज्यादा है, यहाँ और यहाँ, और यहाँ है कम, यहाँ जी का मान कम है। फिर पूछा गया क्यों है जी यहाँ कम, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही, ये इसका घूर्णन अक्ष है, और ऐसे घूम रही पृथ्वी, और जब ऐसे घूम रही तो उस पर बाहर की तरफ को एक अपकेंद्र बल भी काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसका अपकेंद्र बल का प्रभाव बाहर की तरफ को है, इसलिए जी का मान यहाँ कम होता है। यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। जितने पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ को जाओगे आप, पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल है, इससे जितना ऊपर की तरफ को जाओगे ना, जी का मान उतना घटता चला जाएगा, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, यहाँ भी तो ऊपर ही मानना जाएगा, ऊपर जा रहे। इससे जितना बाहर जाओगे जी का मान घटेगा, इधर भी जितना बाहर जाओगे जी का मान घटेगा। यदि पृथ्वी के तल में आप गहराई में घुसना शुरू कर दो ना, गड्ढा खोद के, कि मैं तो गड्ढा खोद दूंगा, वो कौन सा देश है, जर्मनी है, पता नहीं कौन सा देश है, जिसने 12 किलोमीटर गड्ढा खोद दिया धरती के अंदर, 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने। अब 12 किलोमीटर के आगे में खोद ही नहीं पा रहे, तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं खोद पा रहे 12 किलोमीटर के ऊपर। उन्होंने पता क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि भाई ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में हम गड्ढा खोद खोद के आर पार निकल जाएंगे, और फिर इसी में ट्रेन या बस या जो भी कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है इसी में चला देंगे, हमें हाँ आसमान में उड़ उड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर कोई ट्रेवल कर लिया करेंगे हम, और अपना सामान भी अंदर कोई ले जाया करेंगे। ना तो समुद्री यात्रा की आवश्यकता पड़ने की, ना ट्रेन से यात्रा की आवश्यकता पड़ने की, ना ही हवाई यात्रा की आवश्यकता पड़ने की। तो जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू करा, 12 किलोमीटर तक तो खोद दिया, उसके बाद उन पर गड्ढा खुद नहीं रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं खुद रहा सर उन पर गड्ढा, और 12 किलोमीटर से आगे क्यों नहीं खोद पा रहे। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर आग ही आग है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी का अंदर से, बाहर से ही तो ठंडी है पृथ्वी। जब सूर्य की आकाशीय और किसी बड़े आकाशीय पिंड से टक्कर हुई थी, तो सूर्य के लगभग 10 टुकड़े हो गए थे, बड़े बड़े, और 10 टुकड़ों में से एक सबसे बड़ा टुकड़ा तो सूरज ही है जो बीच में है, और बाकी 9 टुकड़े उसके चारों तरफ घूमने लग गए थे, जो बन गए थे 9 ग्रह। क्या बने थे, 9 ग्रह बन गए थे, और उन सब में क्या लगी हुई थी, आग। पृथ्वी के ऊपर भी तो हजारों करोड़ों अरबों वर्षों तक आग ही लगी रही, फिर लगातार बारिश हुई पृथ्वी के ऊपर, और लगातार बारिश होने से फिर क्या हुई, ऊपर से तो ठंडी है धरती, जितना धरती में गहराई में जाओगे उतनी गर्म है, जब भी तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिससे ज्वाला निकलती है, लावा निकलता है, आग निकलती है, तो धरती अंदर से गर्म है। तो जितना 12 किलोमीटर तक गड्ढा खोद दिया, उसके नीचे जो भी चीज, ड्रिल मशीन जो भी है ना उनकी, गड्ढा खोदने वाली, वो लोहे की तो बनी होगी या किसी और धातु की बनी होगी। वहां इतनी गर्म है 12 किलोमीटर के बाद, धरती की जो भी मशीन, जो भी तत्व, जो भी धातु का ड्रिल ले जाते हैं, वो पिघल जाता है वहां जाके, समझ रहे इतनी गर्म है अंदर से धरती। तो इसलिए 12 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा गड्ढा अभी तक नहीं खोद पाए, इन फ्यूचर शायद हो जाए कुछ ऐसा, पर अभी फिलहाल तो सफल नहीं है। चलो आ जाओ। तो मतलब वस्तु का द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं करता, और वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है। भार तो जी पर निर्भर करेगा, क्योंकि फार्मूला है W इजिकल टू एम जी, तो जी पर तो निर्भर करेगा ही भार। ठीक है, नंबर 3,
वस्तु को चाहे हम कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। कहीं भी का मतलब चाहे सूरज पे ले जाओ, चांद पे ले जाओ, मंगल ग्रह पे ले जाओ, कोई से भी ग्रह पे, कोई से भी आकाशीय पिंड पे ले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता किसी भी वस्तु का। और पृथ्वी पे भी यदि आपने इसे कहीं भी ट्रेवल करा दिया ना, आपकी एक देश से दूसरे देश में ले जा रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ जी का मान ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, ठीक है, तो यहाँ तो जी का मान कम है, यहाँ ज्यादा है, तो द्रव्यमान तो बराबर होगा हर जगह। भार यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम, तो फिर तो जो व्यापारी हैं वे यहाँ से खरीद खरीद के यहाँ बेच देंगे सामान को, कि यहाँ तो वो हल्का है, यहाँ जाके भारी हो जाएगा। तो भार ही तो पड़ता है, द्रव्यमान के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एक बात ध्यान रखना, जो हमारी ये भौतिक तुला होती है ना, जो तराजू होती है, ठीक है, बैलेंस, उससे हम द्रव्यमान नापते हैं, भार नहीं नापते। क्योंकि भार वस्तुओं का जगह जगह बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वस्तु को चाहे हम कहीं भी ले जाएं, उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। कहीं भी का मतलब पृथ्वी पे कहीं ले जाओ या पृथ्वी से बाहर कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, क्योंकि द्रव्यमान स्मॉल जी के ऊपर निर्भर नहीं करता। जी का मान बढ़ने पर वस्तु का भार भी बढ़ जाता है, क्योंकि W इजिकल टू एम जी। इस फार्मूले से पता चलता है कि भार अनुक्रमानुपाती होता है गुरुत्व त्वरण के। आपके पास यहाँ कोई वस्तु 1 किलो की है ना, है, और उस वस्तु को आप पृथ्वी से बड़े ग्रह पे ले जाओ, किसी पे, जैसे बृहस्पति पे ले गए आप, तो बृहस्पति ग्रह पे वो वस्तु 1 किलो से ज्यादा की हो जाएगी, उसका जो वजन है, भार, भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का है, भार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोच समझ के जो तराजू, जो तुला, जो बैलेंस बनाई, वे द्रव्यमान नापने के लिए ही बनाई, नहीं तो हल्की जगह से खरीद के भारी जगह भेज दिया करते सारे व्यापारी, यही करा करते। नंबर 4, द्रव्यमान भौतिक तुला से नापा जाता है। भौतिक तुला, भौतिक तुला से हमेशा द्रव्यमान नपता है। भौतिक तुला उसे कहते हैं जिसमें बीच में एक लगा होता है, इस तरह बांध के रखते हैं, इधर भी एक पलड़ा है, इधर भी पलड़ा है, वो द्रव्यमान ही नापती है भौतिक तुला, ठीक है। और भार कमानीदार तुला से नापा जाता है। कमानीदार तुला, कमानीदार तुला तो आपने देखा है, चलो बताता हूँ। स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, आपके लैब में होगा, स्कूल्स में होता है, इस तरह एक इस तरह का बॉक्स सा होता है, और उस बॉक्स में यहाँ स्प्रिंग होता है लगा हुआ, और यहाँ एक हुक होती है, इसमें किसी भी चीज़ को लटका लो और उसका भार नाप लो, ऐसा होता है कमानीदार तुला, या स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं इसे। तो कमानीदार तुला से क्या नपेगा बेटे? भार। और द्रव्यमान किससे नपेगा? भौतिक तुला से। द्रव्यमान नपेगा भौतिक तुला से। भौतिक तुला ज्यादा अच्छी चीज है कमानीदार तुला के मुकाबले। अच्छा, अगला अंतर देखो, 5वां। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जबकि भार का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो आप, पर न्यूटन बोलना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतर, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन, और सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। देखो बेटे, एक हेडिंग आया नोट। नोट और ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान बराबर पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान। चंद्रमा और पृथ्वी के जी में फर्क है, स्मॉल जी में। चंद्रमा का स्मॉल जी पृथ्वी के स्मॉल जी की तुलना में 1/6 है, समझ रहे। पर द्रव्यमान के ऊपर तो स्मॉल जी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान, किसी भी वस्तु की बात करो, चंद्रमा पर जितना द्रव्यमान है उतना ही पृथ्वी पर होगा, ठीक है। पर चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है, अब द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, अब भार की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होगा। यानी यदि यहाँ कोई वस्तु 60 न्यूटन की है, भार की बात कर रहा, यदि कोई वस्तु 60 न्यूटन की है, न्यूटन की जगह आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, भार बताया। यदि किसी वस्तु का भार यहाँ 60 न्यूटन है ना, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार 10 न्यूटन होगा सिर्फ, ठीक है, समझ रहे। आपका भार भी जितना भी यहाँ है उसका 1/6 हो जाएगा, चंद्रमा पर जाकर हल्के फुल्के हो जाओगे आप। तो जो खाना छोड़ के भी हल्का नहीं हो रहा, खाना पीना छोड़ के डाइटिंग करके भी हल्का नहीं हो रहा,
वो चंद्रमा पे जाके घर बना लो अपना, वहां हल्के हो जाओगे। और वजन एकदम आधा नहीं, चौथाई नहीं, 1/6 हो जाएगा। इतना घट जाएगा वजन, बहुत ज्यादा। ठीक है, वजन ही घटेगा, द्रव्यमान नहीं घटने का। पदार्थ की मात्रा जितनी आपके अंदर है उतनी ही रहेगी। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान कम है। ठीक है, इसलिए भार घटेगा। तो यहाँ लिखा है चूंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान से 1/6 होता है, इसलिए भार 1/6 हो जाएगा किसी भी वस्तु का। ठीक है, एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन देखो जरा क्या है। एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। अभी पढ़े तो हमने 5 अंतर, ये लिखा हुआ है, कर चुके हैं, कर लिया ना। छठा क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना भाग क्यों होता है। क्योंकि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान के मुकाबले 1/6 होता है, इसलिए। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, कर चुके हैं। आप उत्तर में कर चुके हैं ना लिख के आ जाना, बस मुझे खतरा यही है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो रटते हैं बहुत ज़्यादा। आप तो रटते नहीं होंगे, थोड़े समझदार होंगे। पर मुझे याद है कि जब मैं कक्षा 9 में था तो मेरी क्लास में एक लड़का था, मेरा दोस्त। उसका नाम था आशीष था, पता नहीं, हाँ आशीष था। तो वो ऐसा था कि हर एक चीज़ में रट्टा मार लेता था, बिल्कुल रट लेता था हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से। अब वो उसने जो है वो आती थी पहले याद करने के लिए, गाइड आती थी, कुंजी कहते थे उसे। और भूगोल का पेपर था। अब इतिहास, सामाजिक विज्ञान में इतिहास और भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये 3 चीज होती थी। तो वो सामाजिक विज्ञान का पेपर था। भूगोल में क्वेश्चन आया, टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ गया पेपर में, अर्धवार्षिक परीक्षा। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं। तो उसने उत्तर लिखा, क्या लिखा सुनना जरा ध्यान से। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, इसके उत्तर में लिखा कि इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 में देखिए। लिख दिया और पूरा खुश हो रहा कि कर दिया सही। अब अर्धवार्षिक परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं थी में दिखाई गई, और दिखाने पर उसमें हमारे जो टीचर थे उन्होंने नंबर काट रखे, क्रॉस कर रखा, उसमें 0 नंबर दे रखे। और वो तो अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर अध्यापक के पास पहुंच गया, हमारे टीचर के पास, कि सर आपने मेरा नंबर काट लिया, तो बिल्कुल सही कर रखा मैंने क्वेश्चन। कि सही कहाँ कर रखा। और उसने हाथ में अपनी गाइड ले रखी, गाइड लेके दिखा रहा कि सर देख लो यही तो लिखा हुआ, इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या 2 में देखिए या 6 में देखिए, देखो सर यही तो लिखा हुआ और यही मैंने उत्तर में लिखा। अब सर ने जो है अपने माथे पे हाथ मारा, होगा क्या करूं बताओ। मतलब सर परेशान हो गए कि इतना मैं समझाता हूँ क्लास में, सारी चीज बताता हूँ, उसके बावजूद भी इसने रट के उत्तर लिख दिया। तो आप तो नहीं करने के ना ऐसा। कभी वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप लिख दो उत्तर में कर चुके हैं, कर चुके हैं, यही नहीं लिख देना उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा इज्जत का ध्यान रखना अपनी भी और मेरी भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रणोद या थ्रस्ट। प्रणोद या थ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है और वस्तु पर लंबवत कोई बल लग रहा है, लंबवत यानी ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये बल लग रहा है। वस्तु की सतह के लंबवत जो भी बल वस्तु के ऊपर लगता है, सतह के लंबवत, उस बल को हम कहते हैं प्रणोद या थ्रस्ट। ध्यान रखोगे, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब प्रणोद समझना पता क्यों जरूरी है। प्रणोद समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें दाब समझना है। दाब तभी समझ में आता है जब प्रणोद पता हो। प्रणोद का मतलब किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, उसे हम कहते हैं प्रणोद। और अब हम बात करेंगे दाब की या प्रेशर की। क्या होता है दाब या प्रेशर। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को या लगने वाले लंबवत बल को कह दो। यदि प्रणोद नहीं लिखते तो प्रणोद की जगह आप लिख सकते हो लंबवत बल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, या फिर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र याद रखना है, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, या दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल भी कह सकते हो आप इसे।
पर शर्त यह है कि वो बल कैसा होना चाहिए, लंबवत बल होना चाहिए। इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, बल का न्यूटन है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है दाब का। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी कहते हैं। आप चाहे पास्कल कह दो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो, ठीक है। मतलब इस फार्मूले में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, चलो मैं बता देता हूं पहले ही। हमें पता चल गया कि दाब जो है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। मतलब जिस वस्तु के द्वारा या जिस वस्तु की सहायता से आप दाब लगा रहे हो ना, उस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ज्यादा होगा। ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, ये पूरब तो ये पश्चिम, ये पश्चिम तो ये पूरब, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के। जब इस तरह का संबंध होता है ना ऊपर नीचे वाला, तो इस संबंध को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, ध्यान रखना। मतलब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा। देखो यहां समझ में आएंगी ये सारी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है, पहले मैं समझा देता हूं फिर पढ़ दूंगा। मान लो आप जो है दलदल में फंस गए कहीं, ठीक है। आप दलदल में फंस गए या कहीं भी ऐसी जगह हो कि आप, जमीन जो है वो ठोस नहीं है पूरी। आप एक पैर पे खड़े हो जाओ और दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ। यदि आप एक पैर पे खड़े होगे तो क्षेत्रफल इतना ही तो काम करेगा। जो पैर, आपका पैर का तलवा वहां रखा हुआ है नीचे इस तरीके से, उस पैर के तलवे का जो क्षेत्रफल है ये। जब एक पैर से खड़े हुए तो क्षेत्रफल एक पैर का है, और जब दोनों पैरों पर खड़े हुए हो आप तो दोनों पैरों का क्षेत्रफल है। तो जब दोनों पैरों पर खड़े होते हो तो आप थकते कम हो। यदि एक ही पैर पर खड़े तो ज्यादा थक जाओगे, क्योंकि एक पैर पर खड़े तो क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लग रहा है। आपके पूरे शरीर का जो वजन है उसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर दाब अधिक अधिक लगता है, अधिक, ठीक है। तो दाब जितना अधिक लगेगा उतनी ही आपको समस्या होगी। तो एक पैर पर खड़े होना मुश्किल है, दोनों पैरों पर खड़े रहोगे तो ज्यादा आसान होगा। और लेटना सबसे ज्यादा आसान है, बैठना उससे भी आसान है। बैठना खड़े होने से ज्यादा आसान है, ठीक है। आपकी शरीर का जितना क्षेत्रफल टच करेगा धरती को उतना ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे आप, समझ रहे हैं ना। देखो यहां लिखा हुआ है एक पैर पर खड़ा होने पर दाब अधिक लगता है। एक पैर पर खड़े होगे तो दाब ज्यादा लगेगा ही, क्योंकि एक पैर पर खड़े हो रहे तो क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है। जबकि दोनों पैरों पर खड़ा होने पर क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब घट जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो जरा इसका उपयोग। ड्राइंग बोर्ड में पिन नुकीले सिरे की ओर से गाड़ी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है। मान लो ड्राइंग बोर्ड की पिन तो देखी आपने, ऐसी होती है ड्राइंग बोर्ड की पिन, ऐसी यहां से गोल गोल होती है पीछे से। अब मैं आपको कह रहा कि इसे ड्राइंग बोर्ड के अंदर आपने ड्राइंग की शीट एक लगाई प्लेन पेपर, और उसके चारों कोनों पे इस पिन को गाड़ना है। तो आप इस पिन को इधर से ही तो गाड़ते होंगे, या इधर से गाड़ने की कोशिश करते हो। इधर अपने अंगूठे से जोर तो नहीं लगाता कोई सा तुम्हारे में से कि ये नोकीला है, उधर तो अंगूठा लगा लिया, और जहां इसका सिर है ये चौड़ा सा, वहां से आप इसे घुसाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर ड्राइंग बोर्ड में। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं करता होगा, भले ही उसने प्रणोद या दाब ना पढ़ा हो। हम हमेशा इधर से उसे इसलिए आसानी से, ये ड्राइंग बोर्ड में आसानी से इसलिए चली जाती है क्योंकि इधर जो इसका नोक है ना आगे की, इसका जैसे ये मेरा पेन है, इस पेन को देखो ध्यान से, देख रहे, इस पेन में आपको एक बात नजर आ रही होगी, इधर से नोकीला है ये और इधर से थोड़ा मोटा है। यदि मैं इधर से लिखूंगा ना, जिधर से ये नोकीला है, इधर से यहाँ से यदि लिखूंगा तो इसका जो टिप है आगे की, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। क्षेत्रफल कम है तो दाब तो ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। इधर से क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, आसानी से घुस जाएगी ये पिन ड्राइंग बोर्ड के अंदर। और इधर क्षेत्रफल ज्यादा है तो आपके अंगूठे के अंदर नहीं घुसने की है, नहीं तो अंगूठे के अंदर घुस जाएगी। उल्टा करके कभी चुभा के देखना, समझ रहे हैं ना। क्षेत्रफल जितना कम होता है दाब उतना ज्यादा लगता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ड्राइंग बोर्ड में पिन नुकीले सिरे की ओर से गाड़ी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब अधिक लगता है। नंबर 3,
कीचड़ या दलदल को लेटकर पार करना अधिक सरल होता है। अब समझ में आ गया होगा। यदि कीचड़ में आप फंस गए या दलदल में, तो यदि आप पैरों एक पैर से चलोगे तो क्षेत्रफल देखो कितना कम है, तो धंसोगे ही धंसोगे उसके अंदर। यदि दो पैरों से चलोगे तो इतना है, और बैठकर चलोगे तो बैठकर चलोगे तो जहां से आप बैठे तो उसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फायदा है। और यदि आप वहां पूरा अपने शरीर को पूरा लेटाई लो इस तरीके से, तो आपका दलदल की सतह से जो क्षेत्रफल टचिंग एरिया आपका है वो बढ़ जाएगा ना। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना आप कम धंसोगे दलदल के अंदर। तो इसलिए दलदल जहाँ भी देखो ना वहाँ लेट जाओ पहले ही, और लेट के इस तरह घूमना शुरू कर दो जैसे बेलन रोटी बनाते समय घूमता है चकले के ऊपर, इस तरह घूमना शुरू कर दो। आप धंसने के नहीं हो दलदल में, अदरवाइज आप धंसोगे, पक्की बात है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कीचड़ या दलदल को लेटकर पार करना अधिक सरल होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कीचड़ में जान जान के ही लेट रहे हैं। जैसे एक यूट्यूबर हमने देखा, पुनीत सुपरस्टार, उसका काम तो कीचड़ में ही लेटने का है। ठीक है, पर उसका कंसेप्ट कुछ अलग है, वो तो कुछ अलग करके दिखाना चाह रहा है लोगों को। नंबर 4 देखो जरा। रेगिस्तान में पैदल चलना मुश्किल होता है। पता है ना क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है उनका क्षेत्रफल कम है और अंदर धंस जाएंगे पैर रेत में, तो पैदल चलना ज़्यादा मुश्किल है। जबकि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है। ऊंट क्यों चल पाता है आसानी से? क्योंकि ऊंट के पैरों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पैर हैं उसके, और बड़े बड़े पैर हैं तो उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम है, दाब कम है तो उसके पैर नहीं धंसते रेत के अंदर। ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या लगेगा? कम। नंबर 5, पांचवा देखो उपयोग। कीलों को नुकीले सिरे की ओर से ठोका जाता है। कील को ठोकते हैं, जैसे पिन हमने लगाई थी वो भी नुकीले सिरे की तरफ से लगाई थी, कीलों को भी तो नुकीले सिरे की तरफ से ठोकते हैं। जितने कारपेंटर होते हैं वे लकड़ी के अंदर कील जब भी ठोकेंगे नुकीले सिरे की तरफ से ठोकेंगे। उल्टी तो नहीं ठोकता कोई कील, उल्टी ठोकने की नहीं है। क्यों ठोकते हैं पता है आपको? क्योंकि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक कार्य करता है, इसलिए। उसके बाद नंबर 6, तेज धार वाला चाकू फल तथा सब्जियों को आसानी से काटता है। भाई चाकू जो है उसकी धार जितनी तेज होगी ना, यहाँ से जितनी तेज धार होगी, जितना बारीक धार होगी, क्षेत्रफल उतना कम होगा। क्षेत्रफल कम होगा तो ज्यादा दाब लगेगा, फल और सब्जियों को ज्यादा अच्छे से वो काट पाता है। और यदि चाकू आपका हो गया ब्लंट, ब्लंट माने खूंडा चाकू हो गया, खूंडा, उसकी धार मोटी होगी, तो धार मोटी होगी तो दाब लगेगा कम, और दाब कम लगेगा तो वो फल और सब्जियों को आसानी से नहीं काट सकता। फिर आपकी मम्मी कहेंगी कि ये चाकू तो बेकार हो गया, इसकी तो धार लगवा के लाओ। फिर आप धार लगवा के लाओगे उसकी, ठीक है, और धार लगाने से वो आगे से उसकी धार पतली हो जाएगी, तो उससे क्या फायदा होगा? क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, फिर दोबारा बढ़िया काम करेगा। अगली हेडिंग है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता पता क्या होती है? मान लो आपके पास ये कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी भर रखा है, यहाँ तक बर्तन है, नदी या तालाब है, कुछ भी मान लो, और इसमें आपने किसी वस्तु को डुबो दिया, तो वस्तु के ऊपर एक बल लगता है ऊपर की तरफ को, ऐसा। ये द्रव जो है, हर एक द्रव, यदि किसी वस्तु को द्रव के अंदर आप डुबाते हो ना, तो प्रत्येक द्रव वस्तु के ऊपर ऊपर की तरफ को एक लंबवत बल लगाता है। उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट। और उत्प्लावन बल लगने की जो घटना होती है उसे कहते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है या डूबती हुई तैरती है, तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल, वस्तु पर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, ये इस तरह, ये ऊपर की तरफ, उत्प्लावन बल कहलाता है। इस गुण अथवा घटना को ही उत्प्लावकता कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं उत्प्लावकता। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। ध्यान रखोगे? अब देखो यहाँ एक नोट है, ध्यान से समझना इस नोट को। ये नोट है, जब किसी वस्तु को जल में डुबाने पर वह अपने भार से अधिक द्रव को हटाती है, जितना उसका भार है उससे ज्यादा पानी हटा दिया उसने,
तो उस वस्तु पर उसके भार से अधिक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु द्रव के ऊपर तैरती है। मान लो आपके पास यहाँ द्रव है भरा हुआ कोई, ये द्रव भरा हुआ है, और आपने इस किसी वस्तु को इसमें डुबा दिया। आपने ये एक वस्तु थी, इसे डुबाने की कोशिश करी इसमें, पर वस्तु ने पानी तो हटाया होगा, पक्की बात है। जितना आपने देखा होगा, एक गिलास में पूरा पानी भर लो, एक गिलास है इस तरह, और इस गिलास में पूरा पानी भर लो आप यहाँ तक, और उसमें फिर डाल दो कुछ चीज़, जैसे कि मान लो आपके पास एक रबड़ की बॉल है या लोहे की बॉल है। उसे जब आप इसके अंदर डालोगे तो कुछ पानी तो बाहर गिरेगा, ये अंदर जाएगी तो पानी तो गिरेगा ना बाहर। यानी जब भी किसी वस्तु को पानी में डालते हो ना आप, वस्तु कुछ ना कुछ पानी को हटाती है, विस्थापित करती है। और जब गिलास पहले से पूरा भरा हुआ था, आपने कुछ डाल दिया तो बाहर गिरेगा ही पानी। तो यदि जितना पानी बाहर गिरा, हम कहते हैं कि उस वस्तु ने उतने पानी को या उतने द्रव को हटाया है या विस्थापित किया है। जब भी कोई वस्तु अपने भार से ज्यादा पानी को हटाती है, तो समझो वो पानी के ऊपर तैरेगी। और जब कोई वस्तु अपने भार से कम पानी को हटाएगी, तो वो डूब जाएगी पानी में। और यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटाएगी, तो वो पूरी डूबती हुई तैरेगी। मतलब वो डूबेगी तो, पर बिल्कुल तली में नहीं बैठने की है। तीन बातें बताई, सुन लो दोबारा से ध्यान से। मान लो कोई वस्तु है आपके पास, उस वस्तु को आपने पानी में डुबा दिया, और उसने अपने भार से ज्यादा पानी हटा दिया। मतलब जितना उसका भार था, उससे ज्यादा भार पानी का उसने हटा दिया। तो जब भी कोई वस्तु अपने भार से ज्यादा पानी को हटाती है, तो वो पानी के ऊपर तैरती है। और जब कोई वस्तु अपने भार से कम पानी को हटाती है, तो वो पानी में डूब जाती है। और जब कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटाती है, तो वो वस्तु पानी में डूबती हुई तैरती है। यानी डूबी भी रहेगी और तैरती भी रहेगी, यानी नीचे नहीं बैठने की है, तली में नहीं बैठने की। ध्यान रखोगे इस चीज को। जैसे कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन लिया हमने एक, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है। अब आपको पता चल गया होगा भाई, लोहे की कील पानी में इसलिए डूब जाती है, दो कारण आप बता सकते हो। पहला कारण तो ये बता सकते हो कि लोहे की कील अपने भार से कम पानी हटाती है, मतलब उसका भार ज़्यादा है, पानी उसने हटाया कम, इसलिए डूब गई। और दूसरा कारण आप बता सकते हो कि लोहे की जो कील है, उसमें जो लोहा है, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है। पानी के ऊपर केवल वो चीज़ तैरती है जिसका घनत्व पानी से कम हो। या तो आप घनत्व के हिसाब से उत्तर दो, और या तो दो आप उस हिसाब से उत्तर की उसने कितने पानी को विस्थापित किया है, कितने पानी को हटाया है। देखो, क्योंकि वह का मतलब लोहे की कील अपने भार से कम जल को हटाती है या विस्थापित करती है, जिसके कारण उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है। उत्प्लावन बल कम लग रहा, भार ज्यादा है, फिर तो डूबी जाएगी। अथवा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होने के कारण लोहे की कील पानी में डूब जाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है पेपर में, ये वाला देखो, कॉर्क। आपको पता है कॉर्क किसे कहते हैं। कॉर्क कहते हैं बोतल जो होती है ना, बोतल, बोतल के ऊपर एक तो ढक्कन आता है, एक उसमें बोतल के मुंह के अंदर फंसने वाला लकड़ी का या रबड़ का होता है एक, जिसे डार्ट भी कहते हैं, कॉर्क कहते हैं उसे। कॉर्क एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, खोखली लकड़ी, ऐसी लकड़ी जिसके जाइलम और फ्लोएम वेसल्स हों, जिसके अंदर हवा भरी हुई हो। वहाँ लकड़ी जो है उसमें जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं ना, पानी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाने के लिए और भोजन के ट्रांसफर के लिए। तो जब लकड़ी सूख जाती है ना, तो सूखने के बाद क्या होता है, वो जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स हैं, नलियां हैं, उनके अंदर हवा भरी रहती है। बस फिर पानी, खनिज लवण या ग्लूकोज तो नहीं होता उनके अंदर। फिर सूखने के बाद लकड़ी सूख गई तो हवा है, और हवा है तो उसका घनत्व कम है, और घनत्व कम है तो लकड़ी का घनत्व पानी से भी कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरती है लकड़ी। ठीक है। कॉर्क पानी में क्यों तैरता है। क्योंकि कॉर्क में अनेक वायु कोश होने के कारण कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो कॉर्क का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से, तभी तो कॉर्क पानी के ऊपर तैरता है। भाई तैरने की दो बातें हैं, देखो, या तो आप तैरने की बात जब भी करते हो तो बताओ कि वस्तु को जिसे आपने पानी में डुबाया उसने कितना पानी हटाया। यदि उसने अपने भार से ज्यादा पानी हटा दिया तो वो तैरेगी, और यदि भार से कम पानी हटाया, भार के मुकाबले कम पानी हटाया, तो डूब जाएगी। और यदि भार के बराबर पानी हटाया तो वो डूबती हुई तैरेगी।
या तो आप पानी हटाने के कंसेप्ट को लेकर चलो, और या फिर आप कंसेप्ट को लेकर चलो घनत्व के। जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है वो पानी के ऊपर तैरती है, और जिस वस्तु का घनत्व पानी से ज्यादा होता है वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो घनत्व के हिसाब से भी आप उत्तर दे सकते हो, दोनों बातों के उत्तर दे दिया करो दोनों से। देखो 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? भाई आपके स्कूल बैग में, कुछ बच्चों के स्कूल बैग में तो चौड़ी चौड़ी तनी होती हैं, कंधे पर लटकाने वाली, ऐसी चौड़ी चौड़ी तनी, ऐसी कंधे पर लटकाने वाली। और कुछ बच्चे ऐसी जिनकी तनियां ऐसी होती हैं डोरी वाली। तो ये वाला बैग ज़्यादा परेशान करेगा या डोरी वाला? तो आप कहोगे कि सर ये जो डोरी वाला बैग है ना, जब हम इसे कंधे पे डोरियों को यहाँ लटकाएंगे और वजन होगा हमारे बैग में, तो ये डोरियां चुभेंगी हमारे कंधों के ऊपर। क्यों चुभेंगी? क्योंकि इनका क्षेत्रफल डोरी का क्या है, कम। क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा, और ज़्यादा दाब लगेगा कंधों के ऊपर तो कंधों में दर्द हो जाएगा। इसलिए बैग खरीदते समय हमेशा ध्यान रखो कि ये जो पट्टियां हैं ना, ये चौड़ी चौड़ी होनी चाहिए, जिससे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा और आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, उत्तर देखो, क्योंकि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होने के कारण उनसे कंधों पर अधिक दाब लगता है। कंधों पर ज़्यादा दाब लगेगा तो आप तो परेशान हो ही जाओगे फिर। 8वां क्वेश्चन देखो, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये तो पढ़ लिया हमने, कर चुके हैं। उत्प्लावकता तो हमने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 9वां क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? भाई पानी की सतह पर रखने पर वस्तु क्यों डूबती तैरती है? तो घनत्व वाला सिद्धांत दे दो, और एक दे दो उसने कितना पानी हटाया, अपने भार से कम हटाया, भार से ज्यादा हटाया, या भार के बराबर हटाया। देखो दोनों कंसेप्ट लिख के आ जाओ। पानी के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं पानी के ऊपर तैरती हैं, जबकि पानी के घनत्व से अधिक घनत्व वाली वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। एक तो घनत्व का कंसेप्ट हो गया। दूसरी बात, उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु पानी की सतह के ऊपर तैरती है। भाई उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक तब होता है जब वस्तु अपने भार से अधिक पानी को हटाती है तो तैरती है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी में डूबी हुई तैरती है। डूबी तो रहेगी, तैरती रहेगी, तली में नहीं बैठेगी। और यदि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। यह उत्प्लावन बल पता कितना होता है? किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए पानी के या द्रव के भार के बराबर होता है। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को आप पानी में डुबाते हो ना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो वस्तु जितना पानी हटाएगी, विस्थापित करेगी, उतना ही उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, और उत्प्लावन बल कह दो या हटाए गए द्रव का भार कह दो, यदि वो वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी, वस्तु के भार के बराबर है तो डूबी हुई तैरेगी, और वस्तु के भार से कम है तो फिर वस्तु डूब जाएगी, तैरने की नहीं, तली में बैठ जाएगी जाकर। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक नोट है, बहुत बढ़िया नोट है। पानी और केरोसिन के मिश्रण में केरोसिन की परत पानी की परत से ऊपर होती है। केरोसिन माने मिट्टी तेल, जिसे आप कहते हो मिट्टी का तेल। तो पानी और मिट्टी के तेल में मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है केरोसिन का, और घनत्व कम होगा तो उसकी परत ऊपर बनेगी, यानी केरोसिन पानी के ऊपर तैरता रहेगा क्योंकि उसका घनत्व कम है। क्योंकि केरोसिन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, केरोसिन का घनत्व कम होता है पानी के घनत्व से, इसलिए केरोसिन तैरता रहता है पानी के ऊपर, केरोसिन की परत पानी के ऊपर बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, टॉपिक ध्यान रखना, यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज साइंटिस्ट था, बिल्कुल उसने वही प्रैक्टिकल करा था जो मैंने आपको बताया। क्या करा था देखो, हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन में हमने पूरा भर रखा है पानी, और यहाँ डोरी से एक वस्तु डुबाई। वस्तु जो डुबाई उसने कुछ पानी हटाया होगा, वो पानी बाहर गिरा होगा। बाहर उन्होंने बड़ा सा बर्तन रख रखा, उस बर्तन को रख रखा है एक तराजू के ऊपर जो यहाँ रीडिंग दे देगा कि कितना पानी गिरा नीचे। तो वस्तु
जितना पानी हटाया वस्तु ने वो सारा पानी बड़े बर्तन में गिरा, बड़े बर्तन से हमने नाप लिया कितना ग्राम पानी गिरा, तो जितना भी उसने पानी हटाया था उतना ही इसका वजन कम होगा। इसका जो वजन जो कम होगा वो उतना ही होगा जितना इसने पानी हटाया था। मतलब इसे पहले तो हवा में तौल के देख लो और फिर पानी में डुबा के तौल के देख लो। इसके ऊपर यहाँ लगा सकते हो आप स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ स्प्रिंग बैलेंस जिसे कमानीदार तुला आप कहते हो, ये लगा लो आप। पहले तो हवा में तौल के देखा कितना है इसका वजन, ठीक है, फिर इसे पानी में डुबो के तौल के देखा, तो इसके वजन में जितनी कमी आएगी ना वो उतनी ही होगी जितना इसने पानी हटाया। पानी विस्थापित कर दिया, वो नीचे तौल के आ जाएगा ना, वजन में कमी बराबर हटाया गया पानी, हटाया गया तरल या हटाया गया द्रव, कुछ भी कह सकते हो आप। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु पर जितना उत्प्लावन बल लगेगा उसका मान और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार का मान दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसके अनुप्रयोग देख लो आप, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। नंबर 1, जलयान तथा पनडुब्बी बनाने में स्टील की चादरों को मोड़कर इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उनके द्वारा हटाए गए पानी का भार जलयान तथा उसमें लादे गए सामान के भार से काफी अधिक होता है। काफी अधिक हो, चलो काफी अधिक हो, मतलब यदि आप घनत्व के हिसाब से चलते हो तो आप सोचोगे कि सर स्टील का घनत्व तो पानी से ज़्यादा है, तो स्टील के जहाज को तो पानी में डूब जाना चाहिए, पर स्टील का जहाज तो पानी में डूबता नहीं है। स्टील का जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उन्होंने जो जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जहाज को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा पानी को हटाता है अपने भार और उसमें लादे गए सामान की तुलना में, बहुत ज़्यादा पानी को हटाता है वो, इसलिए वो पानी में डूबता नहीं है। तो यहाँ घनत्व का कंसेप्ट फेल कर दिया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा कि हम इस स्टील को ऐसी शेप में ढाल देंगे कि वो बहुत ज़्यादा पानी को हटाएगा, मतलब जितना जहाज का भार है और जितना उसमें सामान आपने लाद दिया उन दोनों के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा पानी को हटाएगा, उनसे भी बहुत ज़्यादा। तो फिर वो डूब जाएगा कैसे? डूबने का ही नहीं है। नंबर 2, दूध के नमूने की शुद्धता यानी घनत्व नापने के लिए दुग्ध मापी। तो दुग्ध मापी में भी आर्किमिडीज का सिद्धांत ही काम करता है घनत्व नापने के लिए। नंबर 3, द्रवों का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम किसी भी द्रव का घनत्व नाप सकते हैं। तो ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं। नंबर 10, 10वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एक तुला पर अपना द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं। मान लो एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, आपने जो है तराजू पे अपना वजन देखा 42 किलोग्राम आया। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम? यदि आप तराजू के ऊपर खड़े होगे, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ रही, अब तो वो तराजू तो नहीं है जिसमें बीच में एक पलड़ा इधर होता है एक इधर और बीच में से पकड़ के रखते हैं, वो वाली तराजू तो अब ना के बराबर है। मान लो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आप खड़े होगे, जैसे आटा चक्की होती है वहां की इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे खड़े हुए, आपका वजन आया 42 किलोग्राम, तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम ही है? तो जवाब होना चाहिए नहीं सर, हमारा द्रव्यमान 42 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है। अब सवाल ये खड़ा हुआ सर क्यों? इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हवा हमारे ऊपर एक उत्प्लावन बल भी तो लगा रही ना। जो हवा है ना, हवा वायु, वो हमारे शरीर को नीचे गिरने से रोक रही। हवा हमारे शरीर के ऊपर एक उत्प्लावन बल लगा रही है। जो आदमी जितना मोटा ताजा होगा ना उसके ऊपर उतना उत्प्लावन बल लगेगा, जिसका फैलावट जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और उत्प्लावन बल जितना ज्यादा लगेगा वो हमारे द्रव्यमान में कमी, हमारे भार में कमी तो कर रहा होगा वो। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वास्तविकता में जितना हमारा द्रव्यमान नापती है ना, हमारा वास्तविक द्रव्यमान, हमारा वास्तविक भार उससे कुछ ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर हवा क्या लगाती है? उत्प्लावन बल। हमारा वास्तविक द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होगा क्योंकि वायु हमारे शरीर पर उत्प्लावन बल लगाकर हमारे द्रव्यमान को कुछ कम कर देती है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो।
11वां क्वेश्चन, आपके पास एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़ है। एक तो रुई का बोरा है, एक लोहे की छड़ है या लोहे का टुकड़ा। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। आपने एक रुई का बोरा लिया और एक आपने लिया एक लोहे का टुकड़ा, दोनों का नाप लिया, तुला तराजू पे रख के नाप लिया, 100 किलोग्राम आया दोनों का वजन। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है, यानी रुई और लोहे में से एक भारी और एक हल्का है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? वैसे एक सामान्य बच्चा तो कहेगा कि सर जब 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम लोहा है तो द्रव्यमान वजन तो दोनों का बराबर है। पर अब आपने उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ लिया। उत्प्लावन बल तो पढ़ लिया ना आपने, क्या है? रुई की फैलावट देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जगह में आ रही होगी रुई। ठीक है, 100 किलोग्राम रुई कितनी जगह में आ रही होगी? तो जब 100 किलोग्राम रुई बहुत ज़्यादा जगह में आ रही होगी तो वायु उसके ऊपर उत्प्लावन बल भी तो लगा रही होगी बहुत ज़्यादा, और वायु उसके ऊपर ज़्यादा उत्प्लावन बल लगा रही होगी। तो इसका मतलब रुई जो 100 किलोग्राम नापी आपने तुला के ऊपर रख के, बैलेंस के ऊपर रख के, उसका वास्तविक द्रव्यमान जो है या वास्तविक भार 100 से ज़्यादा है बहुत, क्योंकि उसकी फैलावट ज़्यादा होने के कारण उसके ऊपर उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा वायु का। जबकि लोहे का टुकड़ा 100 किलोग्राम का, उसकी फैलावट ज़्यादा नहीं होगी, उसका आयतन कम होगा। आयतन कम होगा तो वायु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल भी उसके ऊपर कम होगा। तो ज़्यादा इन दोनों में 100 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा और 100 किलोग्राम रुई में ज़्यादा भारी कौन है? 100 किलोग्राम रुई का वास्तविक द्रव्यमान ज़्यादा होगा, वास्तविक भार ज़्यादा होगा उसका। उसका भार 100 के बराबर आ रहा, जबकि उस पर इतना उत्प्लावन बल काम कर रहा। तो इसलिए रुई अधिक भारी होगी, क्योंकि रुई का आयतन अधिक होने के कारण उस पर वायु का अधिक उत्प्लावन बल कार्य करता है। इस सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 100 किलोग्राम रुई और 100 किलोग्राम लोहा, दोनों में भारी कौन है? तो बच्चे कहेंगे सबको पता दोनों बराबर हैं। पर सच्चाई यह है कि वास्तविक भार रुई का ज़्यादा है, क्योंकि रुई के ऊपर ज़्यादा उत्प्लावन बल लगने के कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसमें रीडिंग एक्चुअल नहीं आई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी एग्जाम में गलत कर दो आप। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व होता है पानी की तुलना में किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यानी आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व कर दो, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो अनुपात ही तो है। अनुपात का तो कभी भी कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है बेटे, तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक हमें पढ़ने थे। अब मैं 10वां चैप्टर बहुत जल्दी लेके आऊँगा, और 12 चैप्टर हमारे कोर्स में हैं। 10वां चैप्टर 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर अगले भी 2 चैप्टर आ जाएंगे। जल्दी कंप्लीट करते हैं और बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास 11th और 12th के। हम ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं दोनों क्लास की। पहले 12th की स्टार्ट करेंगे, फिर 11th की। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।